मुस्लिमों को जोड़ने बीजेपी का मोदी मित्र अभियान। अल्पसंख्यक मोर्चा को बीजेपी ने दी जिम्मेदारी। मुस्लिम बहुल सीटों पर चलेगा अभियान। पसमानदा मुस्लिमों पर भाजपा की नजर। सरकारी योजनाओं के सहारे मुस्लिमों को लुभाने की कोशिश। मध्य प्रदेश में अपना 10% वोट बैंक बढ़ाने और दिल्ली में पूर्ण बहुमत की कोशिश में लगी बीजेपी अब मुस्लिम वोटर्स को भी अपने पाले में लाने की तैयारी में है। बीजेपी ने चुनाव से पहले मुस्लिम समुदाय के पिछड़े और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को बीजेपी से जोड़ने का प्लान तैयार हो गया है। पसमानदा मुसलमानों के बीच में पेंच बनाने के लिए प्रदेश व्यापी अभियान 10 मई से शुरू हो रहा है। अभियान के तहत 3,25,000 मुस्लिम मोदी मित्र देश भर के 65 मुस्लिम बहुल लोकसभा क्षेत्रों में बनाए जाएंगे, जो केंद्र की मुस्लिम कल्याणकारी योजनाओं का प्रचार करेंगे। प्रचार के लिए ऐसे क्षेत्रों को चुना गया है जहां 30% से ज्यादा मुस्लिम वोटर हैं। अभियान के तहत बताया जाएगा कि भाजपा सरकार की सभी योजनाओं का लाभ बिना भेदभाव के मुसलमानों को मिल रहा है। एक लोकसभा क्षेत्र में 5,000 मुस्लिम मोदी मित्र बनाए जाएंगे। ये प्रोफेसर, डॉक्टर, इंजीनियर, वकीलों जैसे गैर राजनीतिक व्यक्ति भी हो सकते हैं। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक मोर्चे ने एक ऐसी योजना तैयार की है कि जहां मुस्लिम बहुल एरिये हैं उसमें मोदी मित्र के माध्यम से केंद्र सरकार की और राज्य सरकार की योजनाएं हैं जिनका लाभ अल्पसंख्यक वर्ग के समुदाय को भरपूर मिल रहा है। वो मोदी मित्र हर अल्पसंख्यक वर्ग के घर पर दस्तक देंगे और उनसे पूछेंगे या जो भी किसी भी प्रकार की गरीब कल्याण की योजनाएं भारत सरकार और राज्य सरकारें चला रही हैं, उन योजनाओं के माध्यम से हम घर घर पहुंचने का प्रयास करेंगे। अब आपको बीजेपी की इस कवायद के मायने भी बता देते हैं। मध्य प्रदेश में 8% मुस्लिम मतदाता हैं। करीब 2 दर्जन विधानसभा सीटें मुस्लिम बहुल हैं। 25% सीटों पर मुस्लिम वोट बैंक बड़ी भूमिका निभाता है। मध्य प्रदेश में 7 सीटें पसमानदा मुसलमान बाहुल्य हैं। 5 जिलों में पसमानदा मुसलमानों के वोट निर्णायक हैं। बीजेपी के इस प्लान पर कांग्रेस की तैयारियां चढ़ गई हैं। मुसलमानों को अपना परंपरागत वोट मानने वाली कांग्रेस का मानना है कि इससे बीजेपी को कोई फायदा नहीं होने वाला। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि बीजेपी को एहसास हो गया है कि प्रदेश और देश में उसकी सरकार नहीं बनने वाली, इसलिए अब उसे मुसलमानों की याद आ रही है, लेकिन मुसलमान बीजेपी के झांसे में आने वाले नहीं हैं। ये अल्पसंख्यक मोर्चा भारतीय जनता पार्टी का, मुझे लगता है उसके पास कोई काम तो है नहीं, ना उसकी कोई पोजीशन है संगठन के अंदर कि वो किसी मुद्दे को हल करा सके। आज की तारीख में मोदी मित्र बनाने को निकले हैं अपने अभियान के चलते। क्या अल्पसंख्यक, क्या बहुसंख्यक, क्या अल्पसंख्यक मोर्चे ने कभी उनकी चिंता करी? कुछ नहीं कराया। आज बीजेपी चुनाव हार रही है, इसलिए इनको अल्पसंख्यकों की याद आ रही है। बीजेपी का उसका जवाब है नहीं। यही मुद्दे रहेंगे चुनाव में, कितना ही मित्र बना लें, ये सारे मित्र बीजेपी को बाहर करेंगे। भारत में मुसलमानों को 3 समूहों में बांटा गया है। सबसे ऊपर सैयद, शेख, पठान, मिर्जा, मुगल जैसी ऊंची जातियां शामिल हैं। दूसरे वर्ग में पिछड़ी और तीसरे वर्ग में पिछड़े और दलित मुसलमान आते हैं। इनमें अंसारी, मंसूरी, रंगरेज, कुरैशी, हलालखोर, हवारी जैसी जातियां आती हैं। मुस्लिम आबादी में 80% पसमानदा मुसलमानों की है। ये सामाजिक आर्थिक रूप से पिछड़े हैं। बीजेपी का फोकस इन्हीं पसमानदा मुसलमानों पर है। अब ये देखना होगा कि मुस्लिम समाज का ये वर्ग बीजेपी से जुड़ने में कितनी दिलचस्पी दिखाता है। कैमरा पर्सन फिरोज के साथ IND 24 के लिए भोपाल से शोएब खान की रिपोर्ट। बीजेपी से जुड़ेंगे भाईजान। नमस्कार, IND एनालिसिस में आपका स्वागत है। मैं हूं राजेश सक्सेना। चुनावी साल है, 5 से 6 महीने का वक्त चुनाव में बचा है और यही कारण है कि तमाम सारे समीकरण साधने की पूरी कोशिश की जा रही है। बीजेपी अब चाहे वो विधानसभा चुनाव हो 2023 में या फिर 2024 में लोकसभा का चुनाव हो, मुस्लिम मतदाता पर बीजेपी की नजर है। और जिस तरह से कहा जाता रहा है कि ये जो वोट है वो बीजेपी से कहीं ना कहीं छिटका रहा है और कांग्रेस को इसका फायदा मिलता रहा है, लेकिन कुछ समय से कांग्रेस से भी ये वर्ग छिटका हुआ है। और अब कोशिश है बीजेपी की, अगर हम बात करें, कि मोदी मित्र के जरिए इस वोट बैंक को अपने पाले में लाया जाए और इसीलिए ये कवायद की जा रही है
अल्पसंख्यक मोर्चा को इसकी जिम्मेदारी दी गई है। मुस्लिमों को जोड़ने बीजेपी का मोदी मित्र अभियान चलाया जाएगा। 10 तारीख से 10 मई से इसकी शुरुआत हो रही है। अल्पसंख्यक मोर्चा को बीजेपी ने इसकी जिम्मेदारी दी है। लेकिन सवाल इसी बात को लेकर अब है कि क्या जो बीजेपी से जो दूरियां रही हैं, किस तरह से बीजेपी इसे पाट पाती है? क्या वाकई जो बीजेपी की कोशिश है, बीजेपी इसमें कामयाब होती है, या फिर कांग्रेस जिस तरह से दावा कर रही है कि अल्पसंख्यक मोर्चा के पास, बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा के पास कोई काम नहीं है, इसीलिए उनको काम पर लगा दिया गया है, जबकि इससे पहले जो मोर्चा है अल्पसंख्यक मोर्चा, उसने कभी इस वर्ग की दुख तकलीफों की, कल्याणकारी योजनाओं की सुध नहीं ली। लेकिन बीजेपी का दावा है, चाहे वो मोदी सरकार हो या शिवराज सरकार हो, कि इस वर्ग के लिए तमाम सारे काम किए गए हैं और उन्हीं कामों को अब गिनाने का, बताने का वक्त है और इसी के जरिए इस वोट बैंक को, इस वर्ग को जोड़ने की कवायद है। तो बीजेपी से जो अल्पसंख्यक वर्ग है, जो मतदाता है, वो कैसे जुड़ेगा, किस तरह की इसकी कवायद है और इसके पीछे जो राजनीति और सियासत भी चल रही है, आज तमाम पहलुओं पर आज हम चर्चा करेंगे, बातचीत करेंगे। चर्चा शुरू करें उससे पहले अपने मेहमानों से आपका परिचय कराएंगे, फिर इस चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। 3 मेहमान इस चर्चा में हमारे साथ में होंगे। सबसे पहले अपने मेहमानों से आपका परिचय करा देते हैं। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कांग्रेस प्रवक्ता डॉक्टर अमीनुल खान सूरी साहब। डॉक्टर साहब, आपका स्वागत है। एक और डॉक्टर हमारे साथ में हैं, डॉक्टर गुलरेज शेख साहब है, बीजेपी के नेता प्रवक्ता। दो डॉक्टरों के साथ हम आज इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। वरिष्ठ पत्रकार गौरव चतुर्वेदी साहब हमारे साथ में है। गौरव जी, मैं आपका भी स्वागत करता हूं। फोन लाइन से गौरव चतुर्वेदी साहब हमसे जुड़ेंगे। सबसे पहले डॉक्टर गुलरेज शेख साहब, आपके साथ पास में आता हूं। जो बीजेपी ने अब इलाज ढूंढा है कि 41% से कैसे 51% तक पहुंचना है, हालांकि उसके लिए तमाम सारे फैक्टर या तमाम सारी कोशिशें बीजेपी की तरफ से लंबे समय से चल रही थी, चाहे आदिवासी वोट बैंक की बात करें, चाहे दलित वोट बैंक की हम बात करें। लेकिन अब आपकी नज़र अल्पसंख्यक वर्ग पर है। मोदी मित्र कैसे जोड़ेंगे या फिर ये वर्ग कैसे जुड़ेगा, क्योंकि हमने देखा बीजेपी से छिटका रहा है ये वर्ग। देखिए राजेश जी, बड़ी स्पष्ट रूप से एक राष्ट्रीय पदाधिकारी और प्रवक्ता होने के नाते मैं एक बात कह सकता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी की रीति और डीएनए में है कि समाज के हर वर्ग को पार्टी से जोड़ा जाए। और ये जो पार्टी है हमारी, वो पंडित दीनदयाल उपाध्याय के एकात्म मानव दर्शन तथा अंत्योदय के सिद्धांतों पर बेस्ड है और मोदी जी की समस्त स्कीमें जो हैं वो उसी के ऊपर आधारित हैं। अब जहां तक मुसलमानों की बात है, आप सच्चर कमेटी की रिपोर्ट उठाकर देखें तो उसमें सबसे पिछली श्रेणी का सबसे पिछड़ा हुआ आदमी कोई है आज के समय, तो वो वर्ग है भारत का मुसलमान। तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय क्या कहते थे कि आप जब ही सेवा कर सकते हो राजनीति के माध्यम से इस देश की और समाज की, जब उस पिछड़ी पंक्ति के सबसे जो पिछड़ा आदमी है उसका उदय करो, और उसी को हम अंत्योदय कहते हैं। तो इस वर्ग को जोड़ना बहुत आवश्यक है। और जहां तक भारतीय जनता पार्टी और मुसलमानों की बात है, तो आपको ये नहीं भूलना चाहिए कि बीजेपी में 1/3 हिस्सा मुसलमानों का रहा है। जब भारतीय जनता पार्टी की फाउंडेशन पड़ी थी 1980 में, उस समय 3 जो थे वो पहले जनरल सेक्रेटरी थे, फाउंडिंग जनरल सेक्रेटरी थे लाल कृष्ण आडवाणी जी, मुरली मनोहर जोशी जी और सिकंदर बख्त जी। तो 3 में से एक हम थे, तो 1/3 हिस्सा है हमारा। देखिए, ये तो कांग्रेस ने जो है ना मुसलमानों के और भाजपा के बीच में एक गैप और खाई बना के रखी। अब समय आ गया उसको पाठ दिया जाए, क्योंकि कांग्रेस तो वैसे भी मर चुकी है और मुसलमानों के जो हक है उनको मिलना चाहिए। तो मोदी मित्र जो होगा ना, वो आवश्यक नहीं है भाई साहब कि वो एक पॉलिटिकल व्यक्ति हो। वो आपके जैसा कोई संपादक जर्नलिस्ट भी हो सकता है, वो गौरव चतुर्वेदी जी जैसा भी कोई व्यक्ति हो सकता है, मुस्लिम समाज से कोई डॉक्टर भी हो सकता है, कोई वकील भी हो सकता है, जरूरी नहीं है पॉलिटिकल इंक्लिनेशन हो। लेकिन अमीनुल खान सूरी साहब हमारे साथ में हैं। चाहता हूं सूरी साहब, जिस तरह से अगर हम इस वोट बैंक की बात करें तो ये हमेशा से कहा जाता रहा है कि कांग्रेस का एक फिक्स ये वोटर है, ये फिक्स वोट बैंक है। लेकिन कुछ समय से देखा जाए ये वर्ग भी आपसे छिटका हुआ रहा है। अब इस
वर्ग पर बीजेपी की नजर और मोदी मित्र के जरिए कहीं ना कहीं इस वर्ग को पास लाने की कोशिश। तो कांग्रेस की अगर हम बात करें तो कांग्रेस से लंबे समय से छिटका है, लेकिन बीजेपी कहीं ना कहीं अब सेंधमारी कर रही है आपके वोट बैंक पर। सक्सेना जी, सबसे पहली बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि राजनीतिक पार्टी है, उसे समाज में सारे वर्गों के पास जाने का हक है। भारतीय जनता पार्टी का हक है, जाएं। पर सवाल उठता है किस मुंह से जाएंगे। आज आप किसी के पास जाते हैं, आपके नेता दिन भर बैठ के जिस समाज को, अल्पसंख्यक में विशेषकर क्रिश्चियन और मुसलमानों को कोसने का काम करते हैं। आज कर्नाटक चुनाव का महत्वपूर्ण दिन था, आखिरी दिन था प्रचार का, और देश का गृह मंत्री का बयान सुनिए कि हम वो पार्टी हैं जिन्होंने सत्ता में आके 4% आरक्षण मुसलमानों का खत्म किया कर्नाटक पे। आज जिनका हक आप मार रहे हो, जिनके नाम पे, धार्मिक उन्माद के नाम पे देश को हिंदू मुसलमान में बांटने के काम पे आप वोट लेके सत्तासीन बैठे हुए हैं। गुलरेज भाई ने बड़ी अच्छी बात की सच्चर कमेटी की। सच्चर कमेटी की जो रिपोर्ट है उसे लागू क्यों नहीं किया आपके इतने साल के शासन से? आप अगर मुसलमानों के हक की बात करते हैं, आप बात करते हैं कि मुसलमानों के सामने आप जब वोट मांगने जाएंगे तो आपने आज तक यतीन हसीनानंद, साध्वी प्रज्ञा, जिस तरह की धर्म संसदें कर करके मुसलमानों को जो गालियों देने का काम हुआ, उन पे एक पे भी कार्रवाई की आपने? ये देश संविधान से चलता है, सबका हक है। आपके नेताओं ने कितनी बातें मुसलमानों के लिए कही? भोपाल की सांसद ने जिस तरह से कर्नाटक में बात की, जिनोसाइड की बात की, मुसलमानों की नरसंहार की बात की, आपने कभी खंडन करने का काम किया? अब बात आते हैं मोदी जी और मित्र। मोदी जी के मुंह से मित्रों सुन के तो पहले ही देश थरथर कांप जाता है, और आप यहां मोदी मित्र की बात कर रहे हैं, उस समाज के लिए बात कर रहे हैं जो पहले से भारतीय जनता पार्टी के कारण डरा हुआ महसूस कर रहा है। कभी भारतीय जनता पार्टी के अल्पसंख्यक मोर्चे ने कहा कि हज के नाम पे सब्सिडी क्यों बंद कर दी गई? क्यों मौलाना आजाद स्कॉलरशिप जो पूरे देश में लागू होती थी वो केंद्र सरकार ने क्यों बंद कर दी, जिससे कई मुस्लिम जो बच्चे पढ़ते थे स्कॉलरशिप के माध्यम से, उसको बंद करने का क्यों कार्य किया? हमें कोई आपत्ति नहीं है आप जाइए, पर हमारे सवालों के जवाब दीजिए कि उन मुसलमानों से, क्रिश्चियनों से, अल्पसंख्यक वर्ग के लोगों से आप किस मुंह से जाके मान पाएंगे जब आपके नेता उनको खुलेआम गाली देने का काम करते हैं? उनकी जो सुविधाएं छीनने का काम भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार ने किया है, उसका क्या जवाब देंगे? आज आप IND24 के प्लेटफॉर्म के माध्यम से वो जवाब दीजिए। और मैं पूरी लिस्ट सुना सकता हूं एक एक विधायक की, टी राजा की, राजेश्वर सिंह की, किस तरह के शब्दों का इस देश के मुसलमानों के लिए, क्रिश्चियनों के लिए प्रयोग हुआ है, और एक एक का जवाब दे दे कि भारतीय अल्पसंख्यक मोर्चा किसके लिए बोला या भारतीय जनता पार्टी। मैं आता हूं, दोबारा आऊंगा दोनों मेहमानों के पास, दोनों डॉक्टरों के पास में दोबारा आऊंगा। और गौरव चतुर्वेदी साहब वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ में है। गौरव जी, किस रूप में देखें इस कवायद को? क्योंकि जिस तरह से मैंने पहले भी कहा कि ये जो वर्ग है कहीं ना कहीं छिटका बीजेपी से खास तौर पर रहा है। अब इसको जोड़ने की बात, इसको पास लाने की बात की जा रही है। एजेंडा वही है, पहले विधानसभा का चुनाव है, फिर लोकसभा का चुनाव है, पूरे देश में इस तरह की कवायद है। किस रूप में देखते हैं इस कवायद को बीजेपी की? नहीं, एक बहुत अच्छी पहल है, क्योंकि देश में जिस तरीके का वातावरण हिंदू मुस्लिम के बीच में बना हुआ है, उसको बढ़ाने में भाजपा के जो सहयोगी संगठन है, जैसे बजरंग दल है, विहिप है, इन्होंने जिस तरीके से इस माहौल को उभारने का काम किया है, उस माहौल पर अगर मोदी मित्र के जरिए मरहम लगाने की कोशिश हो रही है तो मैं इसे एक बहुत अच्छी पहल मानता हूं, बशर्ते अगर भाजपा के नेता भी इसे वोटों की कवायद के तौर पर ना देखे तब। क्योंकि इस तरफ आप PFI पर प्रतिबंध लगाने का समर्थन करते हैं, लेकिन अगर आप दूसरी तरफ देखें तो यहाँ बजरंग दल जैसे संगठन आते हैं जो उत्पात मचाने वाली शैली में काम करते हैं, अगर उन पर प्रतिबंध लगाने की बात आती तो कर्नाटक में बजरंगबली के नाम पर वोटों को डुबाने का प्रयास किया जाता है। आप तुष्टीकरण की राजनीति छोड़िए, चाहे मुस्लिम को तुष्ट करना हो, चाहे हिंदू को तुष्ट करना हो, इस राजनीति को छोड़ करके अगर सही मायने में दिल और दिमाग को एक जैसा रखते हुए मित्रता की जाएगी तो मुझे लगता है ये एक बहुत अच्छी पहल के तौर पर सामने आई। लेकिन ये कहा जा रहा है गौरव जी कि कहीं ना कहीं गुजरात जो चुनाव हुए और जिस तरह के आंकड़े वहां पर निकले कि इस वर्ग का भी साथ गुजरात चुनाव में मिला, और यही कारण है कि एक ऐतिहासिक जीत वहां पर मिली है। वहां से ये हौसला अफजाई हुई है, वहां से ये लगा है कि नहीं, ये वर्ग हमारे साथ में आ सकता है, और चाहे वो केंद्र की योजनाएं रही हों या फिर राज्य की योजनाएं रही हों,
वो बताकर इस वर्ग को अपने पास लाया जाए। राजेश जी, देश का हर नागरिक विकास को लेकर के बात करना चाहता है, देश का हर नागरिक प्रगति को लेकर के बात करना चाहता है, लेकिन जब सांप्रदायिक सद्भाव बिगाड़ने की कोशिशें होती है तो उसे, और उसके नाम पर वोट कमाने की जो कोशिशें होती है, उसे वो पसंद नहीं करता है। पूरे देश में अब एक माहौल बन रहा हो, चाहे हिंदू हो या मुसलमान हो, अब वैमनस्यता वाली राजनीति को त्यागना चाहता है, वैमनस्यता को खत्म करने की कोशिश करना चाहता है। और अगर राजनीतिक दल भी ये पहल कर रहे हैं तो ये बहुत अच्छी पहल है और मैं इसका स्वागत करता हूँ। चलिए, डॉक्टर गुलरेज क्या कहेंगे? देखिए, जहां तक अभी अमीन भाई ने बहुत सारी बातें की, लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया कि लगभग 70% से ज्यादा इजाफा हुआ है मोदी गवर्नमेंट के अंतर्गत माइनॉरिटी मंत्रालय के बजटरी एलोकेशंस में। साथ ही जहां तक हज की बात है, इसी वर्ष जो है हज में 50,000 रुपए कम किए हैं मोदी सरकार ने। ये बात सच है, हम सब्सिडी नहीं दे रहे हैं। उस सब्सिडी के पैसे को गर्ल एजुकेशन में, चाहे वो उड़ान स्कीम हो, रोशनी स्कीम जैसी स्कीम्स के माध्यम से बच्चियों के विकास के लिए, उनके उत्थान और उद्धार के लिए उपयोग किया जा रहा है। लेकिन नेट 50,000 रुपीस कम किए गए हैं। साथ ही साथ जितनी भी प्रॉब्लम्स थी, चाहे हज का फॉर्म भरने में पैसा लिया जाता था, अब पैसा केवल उसी व्यक्ति से लिया जाएगा जिसका हज का फॉर्म पास होता था। लाखों लोग भरते थे और हजारों के पास होते थे। पहले एक गोरख धंधा चला करता था कि सरकारें और हज के जो लोग होते थे, जो हज की खिदमत के काम को तथाकथित रूप से व्यापार बनाए थे, वे लोग प्राइवेट टूर ऑपरेटर्स को हज के कोटे बेच दिया करते थे। मोदी सरकार ने उसकी भी छुट्टी कर दी, तो हज को हम आगे ले जा रहे हैं। 1,60,000 के लगभग हमारा कोटा हुआ करता था। जब सऊदी के शहजादे हिंदुस्तान आते हैं तो मोदी जी ने उसको 2 लाख करवाया, उनसे स्पेशल रिक्वेस्ट करके। ये बात ये लोग नहीं कहेंगे। अभी इन्होंने टी राजा का नाम लिया कि टी राजा सिंह ने जिस प्रकार के वक्तव्य दिए, ये नहीं बताएंगे कि टी राजा सिंह को पार्टी ने निष्कासित कर दिया है। होता क्या है भाई साहब कि हमारे यहाँ कोई भी व्यक्ति, जो किसी को नहीं बोलना चाहिए गलत, लेकिन कोई बोल देता है ना, तो वो बातें इतनी ज्यादा हाइप कर दी जाती हैं और इनके लोग भोंकते भी है ना, तो वो कोयल की आवाज सुनाई जाती है। लेकिन गुलरेज जी, ऐसे समय पर ये जो चीजें मित्र बनाने की बात हो रही है, इनसे और बेहतर संबंध करने की बात हो रही है। हालांकि जब सरकार होती है तो प्रजातंत्र में, लोकतंत्र में जो देश का नागरिक है उसका बराबर का अधिकार है। लेकिन मेरा कहने का मतलब यह है कि जो एजेंडा है ऐसे समय में सेट किया जा रहा है जब विधानसभा के चुनाव है, लोकसभा के चुनाव में, और कहा जाता है कि जो एजेंडा बीजेपी का पहले सेट नहीं है, इसको लेकर गलत बात है। इवन आप उत्तर प्रदेश का जो विधानसभा चुनाव था उसमें भी देखें तो मुसलमानों ने लगभग 10 से 12% वोट दिया था योगी जी को। तो मुसलमान वोट देता है लेकिन लोगों उसको प्रदर्शित नहीं होने देते। और अभी तो अमीनुल खान सूरी साहब के दिल पे और सांप लौट जाएंगे। एक बात और बता दूं कि हम पूरे हिंदुस्तान में सूफी नाइट, सूफी सम्मेलन और सूफी कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं, और जो मेन सूफी कॉन्फ्रेंस होगी उसमें हम मोदी जी को भी बुलाएंगे। चलिए सूरी साहब, जिस तरह से अगर केंद्र बेहतरी के लिए काम कर रहा है, मोदी सरकार बेहतरी के लिए काम कर रही है, प्रदेश की सरकार बेहतरी के लिए काम कर रही है, अगर उसको बताया जाएगा, उसको जताया जाएगा तो उसमें हर्ज ही क्या है? और जिस तरह से गौरव चतुर्वेदी साहब ही कह रहे थे कि जिस तरह की पहल की शुरुआत हुई है, एक बेहतर पहल है ये। तो देखिए साहब, अगर नियत से काम करेंगे तो देश की जनता उस पार्टी से जुड़ेगी, और हमने स्वागत किया कि आप जुड़िए किसी से भी। पर सवाल उठता है, गृह मंत्री जी के आज के बयान को लेकर गुलरेज शेख साहब ने कोई बात नहीं की। आप वोट के अंतिम चरण में 4% का डर दिखा कि हमने छीना, इस नाम पे आप वोट मांग रहे हैं, और आज आप उनके पास जा रहे हैं। आपने टी राजा की बात की, इन्होंने राजेश्वर सिंह का बयान सुना है आपने? बीजेपी और आरएसएस के इतने बड़े नेता, उन्होंने कहा था 31 दिसंबर 2024 तक क्रिश्चियन और मुसलमान इस देश से खत्म कर दिए जाएंगे। ये भारतीय यूपी की बात की, नंद किशोर गुर्जर भारतीय जनता पार्टी के विधायक का चुनाव लड़ रहे हैं और बयान देते हैं ना अली ना बाहुबली, केवल बजरंग बली। क्या भारतीय टी राजा की, चलिए हटा दीजिए, एक और भारतीय जनता पार्टी के मयंकेश्वर सिंह हैं, उनका बयान था कि अगर हिंदू को जगाया गया तो मुसलमानों की दाढ़ी काट के चोटी बना देंगे।
इस पे भारतीय जनता पार्टी ने आज तक क्या एक्शन लिया? मैंने यति नरसिंहानंद की बात की, साध्वी प्रज्ञा ठाकुर की बात की, आपने टी राजा का बड़ा कह दिया, प्रज्ञा ठाकुर पे आज तक एक्शन क्यों लिया? क्योंकि इनकी कथनी और करनी में अंतर है। और देश का अल्पसंख्यक वर्ग, विशेषकर मुसलमान, क्रिश्चियन, इस बात को बहुत अच्छे से समझता है। और जब ये उनके पास जाएंगे तो वो अपने आप इनसे सवाल पूछेगा। और ये सिर्फ अल्पसंख्यक मोर्चे की रस्म अदायगी है और इससे ज्यादा कुछ नहीं है। हमारे प्रवक्ता साथी ने बहुत सही बात की, जिनके पास काम ही नहीं है जिस पार्टी में, ये 1/3 की बात करते हैं। कभी इनको 1% टिकट भी मिले हैं भारतीय जनता पार्टी में कि हम 1/3 संस्थापक सदस्य हैं? ये बता दें कि किसी राज्य में इनको 1% टिकट भी देने का कार्य किया हो भारतीय जनता पार्टी ने? क्या गुलरेज साहब, जब इस तरह की कवायद की जा रही है, इस तरह की पहल की जा रही है, सूरी साहब जिस तरह से कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं इस तरह से अब बयानों से बचने की जरूरत है? अब देखिए, हर बयान यदि आप भारतीय जनता पार्टी के मत्थे मढ़ देंगे तो क्या होगा। अभी इन्होंने नाम लिया यति नरसिम्हानंद सरस्वती का। थोड़ा सा मैं व्यूवर्स को कहूंगा कि गूगल करके देखें कि यति नरसिम्हानंद सरस्वती ने सरसंघ चालक मोहन भागवत जी के बारे में क्या क्या कहा है, इंद्रेश कुमार जी के विषय में क्या क्या कहा है, और स्मृति ईरानी जी के विषय में क्या कहा है। हरिद्वार में आपकी सरकार है, उत्तराखंड की, आपने क्या कार्रवाई की कि देश का अल्पसंख्यक अपने आप को सुरक्षित महसूस कर सके? नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी की सरकार में उस पर क्या कार्रवाई की गई वो आप बताइए। आपको परवाह नहीं पड़ती कि मोहन भागवत जी को कौन गाली देता है, पर इस देश का अल्पसंख्यक कहीं ना कहीं डरा हुआ महसूस करता है इस तरह की हरकतों से। यही मेरे साथ हो रहा है, क्योंकि आज मैं जब खुल के बातें कर रहा हूं आपके मंच पर तो मेरी आवाज को दबाया जा रहा है। देखिए संजय जी, मैं राजेश जी, एक बात खुल के बोलता हूं कि मुझसे पहली बार कभी किसी ने ये बात पूछी कि तुम शिया हो कि सुन्नी हो, तो ये टीवी प्लेटफॉर्म पर कांग्रेस के प्रवक्ता ने पूछी। जब मैंने किसी चीज के ऊपर अपना तर्क रखे तो कोई ऐसा सवाल नहीं मुझे स्पष्ट रूप से कहा, मैंने तो कोई सवाल ही नहीं पूछा। मेरे लिए तो देश के नागरिक सब बराबर है जी। चलिए, आप खुद बताना चाह रहे हैं आप क्या है तो वो अलग विषय है, पर मैंने कोई ऐसा सवाल कभी पूछा नहीं। ये तो आप एक काम करें, मेरे YouTube की हिस्ट्री में जाएंगे, सब मिल जाएगा आपको किसने क्या कहा। मैं नाम लेकर अच्छा नहीं लगेगा भाई साहब, मैं बोलूंगा तो। चलिए, और आप चलिए गौरव चतुर्वेदी साहब के पास में आ जाता हूं। गौरव जी, जब आपने कहा, आपने बेहतर बात की, जिस तरह से आपने अपनी बात की शुरुआत की थी कि एक अच्छी पहल है, अगर बीजेपी इस तरह से आगे बढ़ रही है और मोदी मित्र के जरिए इस वर्ग को जोड़ने की कोशिश की जा रही है, लेकिन मेरा सवाल इस बात को लेकर है गौरव जी कि जिस तरह की जो चीजें जिसका जिक्र सूरी साहब कर रहे हैं, कहीं ना कहीं इससे ही बचना होगा, तभी जो दिल हैं बहुत नजदीक पहुंचेंगे। राजेश जी, मित्र हमेशा बराबरी के भाव में बैठता है जी। और गुजरात दंगों के बाद भारत के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने मोदी जी को राजधर्म अपनाने की सलाह दी थी। चलिए, आज वो राजधर्म अगर अपना रहे हैं, क्योंकि मोदी मित्र के तौर पर ये अभियान चलाया जा रहा है, इसलिए मैं कहूंगा कि अगर अब राजधर्म निभाने की बारी है तो बराबरी के हिस्से के साथ निभाई जाए तो ज्यादा बेहतर होगा और ये मित्रता और प्रगाढ़ होती जाएगी। दूसरी तरफ गौरव जी, जिस तरह से देखे, इसी तरह की कवायद कहीं ना कहीं पश्चिम बंगाल में भी की गई थी, मोहल्ला समितियां वहां पर बनाई गई थी, लेकिन बीजेपी उस स्तर पर वहां पर कामयाब नहीं होगी। क्या अब नई चीज लेकर बीजेपी इस मोदी मित्र के जरिए इस वर्ग तक पहुंचेगी कि जो केंद्र की जो योजनाएं हैं, या फिर चूंकि जहां राज्यों में चुनाव है, मध्य प्रदेश में चुनाव है, छत्तीसगढ़ में चुनाव है, गुजरात राजस्थान में चुनाव है, तो कहीं ना कहीं उन योजनाओं को, उन जन कल्याणकारी योजनाओं को बताया जाएगा कि क्या आपके वर्ग के लिए किया गया है? राजेश जी, देखिए, कोई भी विश्वास का भाव एकदम से पैदा नहीं किया जा सकता, और खास करके राजनीति में धीरे धीरे उस वर्ग में जब पूरी पार्टी काम करेगी, तो उनके जो संबंध प्रगाढ़ होते जाएंगे, उसके बाद उसका रिजल्ट वोटों की शक्ल में हम मतपेटी में जाता हुआ देखेंगे। तो इसलिए हम अभी यह कहना बहुत जल्दी है कि इसका बहुत बड़ा लाभ मिलेगा, लेकिन अगर थोड़ा लाभ भी मिलता है भाजपा को तो एक अच्छी पहल मानी जाएगी, और लेकिन एक विश्वास बराबरी का दोनों पक्षों की तरफ से कायम रखना होगा। चलिए, बेहतर बात आप कर रहे हैं कि एक बेहतर विश्वास दोनों की तरफ से रखना होगा। तीनों मेहमानों का यहाँ पर मैं धन्यवाद करूंगा, शुक्रिया करूंगा। तो कुल मिलाकर जिस तरह से बीजेपी की कवायद है, मोदी मित्र के जरिए अल्पसंख्यक वर्ग को जोड़ना, और जोड़ना कैसे कि जो केंद्र की योजनाएं हैं, जो राज्य की योजनाएं हैं, जो प्रदेश की योजनाएं हैं, वो बताई जाएंगी कि आखिर किस तरह से इस वर्ग के लिए सरकार काम कर रही है। चूंकि चुनाव है तो जाहिर सी बात है इसको चुनाव से जोड़ा जाएगा, चाहे वो विधानसभा चुनाव हो या 2024 में जो होने वाला लोकसभा चुनाव हो।
IND एनालिसिस बस इतना ही। IND 24 पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।